वेलकम टू एस आर नर्सिंग लेक्चर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज अपन बात करेंगे रीनल और यूरिनरी सिस्टम की। तो देखिए, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं हेमोडायलिसिस को, हेमोडायलिसिस, इसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हाइड्रोनेफ्रोसिस, बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और यूरिथ्राइटिस। इन टॉपिक को अपन जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि क्लाइंट जो है उसको एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में विद अ डायग्नोसिस ऑफ बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मीन्स बीपीएच डिजीज को है, एंड ए ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट इज परफॉर्म। मीन्स ये जो सर्जरी है वो परफॉर्म की गई है 4 आवर्स आफ्टर सर्जरी। मतलब सर्जरी के 4 घंटे बाद द नर्स टेक्स द क्लाइंट वाइटल साइन एंड एम्प्टीज द यूरिनरी ड्रेनेज बैग। मतलब उसके वाइटल साइन लिए और यूरिनरी ड्रेनेज बैग को उसने एम्प्टी किया। इनमें से कौन सा असेसमेंट जो है वो इंडिकेट करता है कि अपन को जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसको अपन को नोटिफाई करना है। पहला ऑप्शन देखिए, रेड एंड ब्लडी यूरिन, पेन रेटेड एज 2 on 0 to 10 पेन स्केल, यूरिन आउटपुट ऑफ 200 ml हायर देन इनटेक, ब्लड प्रेशर 100/50 mm ऑफ Hg, पल्स 130 बीट्स पर मिनट। अब सबसे पहले बात करते हैं इस डिजीज़ पोर्शन के बारे में कि ये क्या होती है। तो सिंपल से आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो कंडीशन होती है, अपन को पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो सिर्फ मेल के अंदर जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये जो डिजीज़ है वो पर्टिकुलरली कहाँ पे है, मेल की है। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ब्लैडर है, ये यूरिथ्रा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट सेल्स होते हैं नॉर्मल, इनकी हाइपरट्रोफी होने लग जाती है या फिर अपन कह सकते हैं हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से इनका क्या हो जाता है, एब्नॉर्मल इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो यूरिथ्रा है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है या फिर अपन कह सकते हैं सब कंप्रेस होने लग जाती है। जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो यूरिन है वो आगे पास आउट नहीं हो पाता और क्या हो जाता है, ब्लॉक होने लग जाता है और ब्लैडर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंशन होने लग जाता है। या अब यहाँ पे जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है ये पार्शियल भी हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट भी हो सकता है। दोनों तरह की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सर्जरी दे रखी है ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि अपन जी ये जो रिसेक्टोस्कोप है उसको वाया पेनिस जो है वहाँ पे यूरिथ्रा, वहाँ से इसको डालते हैं और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके टिश्यूज़ को अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, TURP मीन्स ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। अब देखिए इसके अंदर जैसे कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा वर्स है और बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट बढ़ने लग गया है तो वहाँ पे अपन जो है सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी का नाम क्या हो जाएगा, प्रोस्टेक्टोमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब उसको निकालने, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको रिमूव करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक अप्रोच होती है रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। रेट्रोप्यूबिक में अपन क्या करते हैं कि जो इंसिजन लगाते हैं वो लोअर एब्डोमेन में लगाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा इंसिजन यहाँ पे, ये अपन एम्बिलिकस से नीचे की तरफ, और ये जो रीजन है अपना वहाँ पे अपन जो है ये इंसिजन लगाते हैं। इसको अपन कहते हैं रेट्रोप्यूबिक अप्रोच। दूसरी अप्रोच होती है जिसका नाम है पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी। पेरिनियल के अंदर अपन क्या करते हैं, स्क्रोटम और एनस के बीच में क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं। तीसरा अपना जो अप्रोच होती है वो होती है सुप्राप्यूबिक अप्रोच। सुप्राप्यूबिक अप्रोच में क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो ग्लैंड रिमूव की जाएगी उसमें एब्डोमिनल रीजन पे क्या लगाया जाता है, इंसिजन। अपन क्या कह सकते हैं, मिड लाइन जो है एब्डोमेन है, मिड लाइन जो एब्डोमेन है वहाँ पे इंसिजन लगाया जाता है। और जहाँ पे अपन ब्लैडर होता है वहाँ से होते हुए अपन क्या करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड को जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को जो है रिमूव करेंगे। कि क्या होती है, प्रोस्टेक्टोमी की एक सर्जिकल अप्रोच होती है जिसमें जनरली 3 टाइप की होती है, रेट्रोप्यूबिक, पेरिनियल और सुप्राप्यूबिक। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या होता है जनरली, देखिए ये वही लिखा है जो मैंने समझाया है। अब पहला ऑप्शन जो आपने पढ़ा था वहाँ पे पढ़ा था कि वहाँ पे ब्लडी यूरिन होता है, मीन्स ये आप देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन था कि रेड और ब्लड यूरिन। तो ये क्या होती है, एक नॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे सर्जरी कराते हैं तो उस सर्जरी के टाइम में 24 आवर्स तक या कुछ दिनों बाद तक अपन को हेमेचूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये क्या है, अपने आप में एक सही ऑप्शन है। इस केस में अपन जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है पेन रेटेड एज 2 on 0 to 10 पेन स्केल। मतलब जो रेटिंग स्केल है उसमें 2 पर है पेन, इसका मतलब पेन क्या है, पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल है। तो उस केस में अपन जो है नोटिफाई नहीं करेंगे। तीसरा देखिए यूरिनरी आउटपुट ऑफ 200 ml हायर देन इनटेक। तो ये भी जो है सही है ऑप्शन, यहाँ पे भी अपन जो है उसको इन्फॉर्म नहीं करते हैं।
फोर्थ ऑप्शन देखिए ये है करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया है, लो हो गया। कितना हो गया, 100/50 हो गया। नॉर्मल अपन को बताया 120/80 होता है। इसके अलावा जो पल्स है वो क्या है, रैपिड हो गई है, मीन्स फास्ट हो गई है। नॉर्मल पल्स क्या होती है 60 to 100 के आसपास, यहाँ कितनी है 130, मीन्स यहाँ पे क्या है पल्स रैपिड है और ब्लड प्रेशर क्या है कम है। इस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। क्योंकि ये क्यों हुआ होगा कि सर्जरी या सर्जरी के बाद में जो है ब्लीडिंग जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में हुई है, जिसकी वजह से अपन को क्या करना पड़ रहा है, उसको नोटिफाई करना पड़ रहा है। ये था अपना बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। साइंस सिम्टम के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आएगा, वहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्लाइंट जो है वो डायग्नोज हुआ है क्रोनिक किडनी डिजीज से और अभी उसकी जो है हीमोडायलिसिस कराया गया है। नोइंग दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट ड्यूरिंग डायलिसिस फॉर विच एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन। मीन्स क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, उसने अभी हीमोडायलिसिस कराया है और वहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होने की रिस्क ज़्यादा है, तो नर्स इनमें से कौन सा जो है क्लिनिकल फीचर को असेस करेगी डायलिसिस के टाइम पे। देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया फीवर, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड जनरलाइज वीकनेस, हेडेक, डेटोरेटिंग लेवल ऑफ कॉन्सिलेंट ट्विचिंग। अब देखिए सबसे पहले अपन को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हीमोडायलिसिस क्या होता है और ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम जो लिखा हुआ है वो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए जनरली हीमोडायलिसिस की अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप के डायलिसिस होते हैं, ठीक है। अपन डायलिसिस कराते कब हैं, जब अपनी किडनीज जो होती है वो क्या हो जाती है, फंक्शन नहीं करती, मीन्स उसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। अब फंक्शन लॉस हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है किडनी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि जो भी ब्लड आ रहा है उसको फिल्टर करता है और यूरिन के द्वारा उसको निकाल देता है, जिसमें क्या होते हैं जनरली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं यूरिक एसिड होता है या फिर क्रिएटिनिन है, ठीक है, क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, इसके अलावा यूरिक एसिड है, ये कुछ होते हैं सारे, और क्रिएटिनिन, ये सब क्या होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसको किडनी जो होती है ब्लड से फिल्टर करती है और यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालती है। ये मेन काम होता है किडनी का। अब जैसे कोई पर्सन है उसकी किडनी जो है वो अब काम नहीं कर रही है, तो उस काम को जो है आर्टिफिशियली परफॉर्म किया जाता है, उस मेथड को अपन क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब ये हीमोडायलिसिस जो है हीमोडायलिसिस भी हो सकता है, इसके अलावा हम पेरिटोनियल डायलिसिस भी करते हैं, उसके बारे में अपन लेटर जो है बात करेंगे इस वीडियो में। पहले अपन बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। तो एक्चुअली में जो हीमोडायलिसिस है इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है कि अपन एक तो आर्टरी होती है और एक वेन होती है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इस आर्टरी से ब्लड सैंपल लेते हैं, या ब्लड सैंपल नहीं, ब्लड जो है उसको निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा वो डायग्राम में, जहाँ पे अपन ने क्या करा है, आर्टरी से ब्लड लिया है और ये ब्लड जाता है किसमें, डायलाइजर मशीन में या डायलिसिस मशीन में। डायलिसिस मशीन में यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, जैसे इस डायग्राम में आप देखिए ये क्या है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब मान लीजिए यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये कौन सा है, आर्टरी वाला ब्लड आ रहा है। इस आर्टरी वाले ब्लड में सारे क्या हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो डायलिसिस मशीन है ये 3 प्रिंसिपल पे काम करती है मेनली। 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, एक तो डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एक तो होता है डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये 3 प्रोसीजर यहाँ पे ये यूज़ करती है मशीन। डिफ्यूज़न में तो क्या होता है, डिफ्यूज़न में होता है कि जैसे कि आपको मैं एग्जांपल से समझाऊँ, यहाँ पे तो क्या है सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पे सोल्यूट की मात्रा कम है। तो डिफ्यूज़न में का मतलब होता है कि सोल्यूट पार्टिकल का मूव करना कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, वो तो होता है क्या, डिफ्यूज़न। देखिए अब ब्लड जो है और डायलाइजर सोल्यूशन है, डायलाइजर सोल्यूशन जो है फ्रेश है, उसके अंदर जो है वाटर है और कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स है। बट जो ब्लड आ रहा है आर्टरी में उसमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, मीन्स यूरिया वगैरह ये सब है उसके अंदर। तो कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होगी, आर्टरीज के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वहाँ पर ज़्यादा होगी सोल्यूट की, तो वो ऐसे मूव कर जाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या हो गया, सोल्यूट मूव कर गए। ये सोल्यूट, ये पहला था अपना ये पहला प्रोसीजर था कौन सा, डिफ्यूजन का। दूसरा प्रोसीजर होता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा कम है, तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहाँ ज़्यादा हो, मीन्स हायर से लोअर जो चैम्बर है, मीन्स यहाँ पे एक तो क्या है सॉल्वेंट ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। सेम यही आर्टरी ब्लड के अंदर है। अब जैसे डायलाइजर सॉल्यूशन है तो यहाँ पे ओस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, क्योंकि यहाँ तो क्या थे सोल्यूट ज़्यादा थे, सोल्यूट ज़्यादा है मीन्स यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट की मात्रा कम है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सॉलिड कम है, यहाँ सॉलिड की मात्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो भी अपने डायलाइजर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स थे, खासकर जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो क्या हुआ, इस डायरेक्शन में मूव कर गए। ये था अपना क्या, ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब तीसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सिंपल सा फंडा है कि ये ज़्यादा से प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कम है तो फ्लूइड कहाँ से जाएगा, ज़्यादा प्रेशर की तरफ से कम प्रेशर की तरफ जाएगा। यही प्रोसीजर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और यही प्रोसीजर जो है मशीन यूज़ करती है। तो यहाँ पे आर्टरी से ब्लड आया, मेरा वेस्ट प्रोडक्ट आया, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा इस डायलाइजर में गए, और डायलाइजर के अंदर जो मटेरियल थे, खासकर जैसे कि ये अपने बाइकार्बोनेट आयंस हैं, इंसुलिन, ग्लूकेज वगैरह, वो सब इसके अंदर आए। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे, ये जो डायलाइजर है जिसमें वेस्ट है वो निकल गया। दूसरी तरफ से क्या होते हैं, फ्रेश डायलेट जो होता है उसको ऐसे डाला जाता है। मीन्स एक तरफ से तो क्या होता है, वेस्ट निकल रहा है, दूसरी तरफ से जो फ्रेश डायलाइजर सॉल्यूशन होता है उसको अपन यहाँ पे इंस्टिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये फ्लूइड जो होगा वो किस में चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरा रास्ता भी होता है, ये इस डायग्राम में अपन देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का सा होता है। एक मिनट, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से आर्टरी ब्लड लेके आता है, यहाँ से जो है वेस्ट निकलता है, और यहाँ से नया जो है सॉल्यूशन डलता है। और यहाँ पे क्या होती है, वेन होती है आपकी। तो आपने यहाँ पे आर्टरी से वेस्ट प्रोडक्ट लाए, इन तीनों मेथड के द्वारा वो मेथड जो वेस्ट है वो निकल जाता है, और जो यहाँ पे ये डायलाइजर में सॉल्यूशन है और जो आपका ब्लड है उसके साथ जो है फिल्टर में लग जाता है एसपीएम मेम्ब्रेन के साथ, और इस वेन के साथ अपन जो है वापस बॉडी में एंटर कर देते हैं। कुल मिला के जो है ये डायलाइजर जो है वो किसकी तरह काम करता है, यहाँ पे जो डायलाइजर है वो अपनी किडनी की तरह ही काम करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल कर वेन से ब्लड में वापस डाल देता है। मीन्स ओवरऑल हुआ क्या, अब देखिए यहाँ पे इस प्रोसीजर में हुआ क्या है कि हमने आर्टरी से ब्लड लिया, डायलाइजर में गया, और यहाँ से वापस वही ब्लड में कोई कमी नहीं है। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से रिमूव हो गए और वेन के द्वारा वापस बॉडी में डाल दी गई। ये होता है सिंपल सा हेमोडायलिसिस का फंडा, और ये इन 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। अब देखिए, अब हीमोडायलिसिस जो होता है, जैसे अपन ने ये बात करी कि आर्टरी और वेन के अंदर अपन जो है वो कैनियोन लगा के करते हैं। अब ये प्रोसीजर जैसे वो कर रहे हैं, जैसे तो ये तो टेम्परेरी बेसिस पे था। अगर मुझे परमानेंटली ही करना है, मीन्स वहाँ पे क्रोनिक किडनी डिजीज़ की आ जाती है कंडीशन की, क्रोनिक कंडीशन है और किडनियाँ बिल्कुल ख़राब हो चुकी, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, फिस्टुला और क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। अब इसका डायग्राम देखिए आप, हाँ, ये क्या है, एवी ग्राफ्ट, मतलब इसमें अपन क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं आर्टरी और वेन में। अब क्या होता है कि बार बार अपन को जो है मल्टीपल पंचर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो अपन ने ये ग्राफ्ट किया है, जिसमें क्या होगा, आर्टरी का ब्लड किसमें चला जाएगा, वेन में, क्योंकि आर्टरी में प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अपन ने ये करा, मशीन से यहाँ से तो ब्लड ले लिया, ब्लड लेने के बाद वो फिल्टर हुआ और यहाँ से ब्लड वापस जो है बॉडी में एंटर हो गया। ये तो अपना क्या था, एवी ग्राफ्ट। इसके अलावा एक फिस्टुला होता है, फिस्टुला मतलब एनास्टोमिस करते हैं अपन आर्टरी और वेन के बीच में, ठीक है। इस प्रोसीजर ये अपन कब करते हैं, जब अपन को परमानेंट जो है हीमोडायलिसिस करना होता है, ठीक है। ये था अपना एक मेथड जिसमें अपन फिस्टुला और ग्राफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, और वापस आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब ये जो अपन ने फिस्टुला ग्राफ्ट किया है, उसके अंदर अपन देख लेते हैं 1-2 पॉइंट्स और है। जैसे कि एवी फिस्टुला एवी ग्राफ्ट है, तो जो फिस्टुला है, ठीक है, उसमें किसके बीच में होता है, रेडियल आर्टरी और सेफेलिक वेन के अंदर होता है। इस फिस्टुला को मैच्योर होने में 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं। अब यहाँ पे इसको मैच्योर करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्पंज की बॉल दी जाती है और स्क्वीजिंग एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है दिन में 2 बार 15 मिनट तक, ताकि वो जो है मैच्योर हो जाए। तब तक मैच्योर नहीं होता जब तक अपन क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरी और सबक्लेविन वेन को यूज़ कर ही रहे हैं। पेटेंसी चेक करने के लिए अपन 2 फिंगर मेथड यूज़ करते हैं। अगर अपन को थ्रिल साउंड सुनाई देता है वहाँ पे जो भी अपन ने फिस्टुला बनाया है, इसका मतलब क्या है, वो पेटेंट है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन देखिए यहाँ पे, कॉम्प्लिकेशन में एक तो क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, क्योंकि अपन बॉडी से क्या होता है, ब्लड जो है वो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से अपन को हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है किसकी, इसकी हीमोडायलिसिस की, वो क्या है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, जिस पे अपना क्वेश्चन बेस्ड है। इसके अलावा सेप्टिसीमिया होने के चांस हो सकते हैं। सेप्टिसीमिया इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मशीन है उसमें अपन जो है मल्टीपल लोग जो है उसका डायलिसिस कराया है, तो वहाँ पे जो है सेप्टिसीमिया, इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब देखिए, जो अपन ने डायलिसिस सॉल्यूशन यूज़ किया था उसके अंदर क्या होता है,
कुछ एंटीबायोटिक्स अपन यूज़ करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे इंसुलिन होता है, ग्लूकोज होता है और हिपेरिन होता है। इसके अलावा जो है अपने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ऑस्मोलरिटी जितनी ब्लड की होती है उतनी ही सेम होती है। अब देखिए अपन ने यहाँ पे हिपेरिन डाल रखा है, अगर हिपेरिन अपन ने डाल रखा है तो क्या होगा, ब्लड क्लोट नहीं होगा और पर्सन बाई चांस वहाँ पे जो है किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे क्या होती है, ब्लीडिंग एक्सेस अमाउंट में होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हिपेरिन है। तो यहाँ पे ब्लीडिंग भी क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। ग्लूकोज हम इसलिए डालते हैं ताकि जो है जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट और सॉल्वेंट उनका अच्छे से एक्सचेंज हो सके, ठीक है, दोनों के बीच में, इसलिए अपन ग्लूकोज डालते हैं। और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ ना जाए तो अपन इंसुलिन भी जो है डालते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन अगर बाई चांस कम हो जाए तो क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया, और इसका उल्टा क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा एंटीबायोटिक डालते हैं अपन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसके अलावा एक एयर एम्बोलिज्म भी देखने को मिलता है। एयर एम्बोलिज्म एक अच्छी कॉम्प्लिकेशन है जहाँ पे अपन को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो अपन जो है आगे बात करते हैं। अभी अपना फोकस है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, जो कि हीमोडायलिसिस की एक कॉम्प्लिकेशन होती है। अब देखिए ये होता क्या है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है कि जैसे ही अपन ब्लड वो करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सोल्यूट का रैपिड रिमूवल हो जाता है बॉडी से, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसी टाइम पे जो अपना ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो उसमें से जब ब्रेन टिश्यू से वेस्ट रिमूवल होते हैं तो वहाँ पे वो क्या करता है, उसमें इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर किसमें चला जाता है, सेरिब्रल सेल्स में चला जाता है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होते हैं, सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, मेंटल कन्फ्यूजन्स वगैरह है, सीजर एक्टिविटी है, ट्विचिंग है, और इसके अलावा जो पर्सन है उसमें नोजिया वोमिटिंग भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हेडेक भी देखने को मिलता है। ये सारा क्या है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है। और इसके अलावा जो सिंड्रोम होता है उन क्लाइंट में जनरली देखने को मिलता है जिनका अभी डायलिसिस स्टार्ट हुआ है, जो डायलिसिस के लिए न्यू है, और इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो डायलिसिस का जो टाइम है उसको शॉर्ट करके, और दूसरा जो ब्लड फ्लो की रेट है उसको रिड्यूस करके। तो यहाँ पे जो अपना आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा, वो क्या जाएगा अपना फोर्थ वाला, कि हेडेक, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का डिटोरेशन होना और ट्विचिंग, ये सब किसका साइन है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम का साइन है। देखिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का है। अब देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे है, ए वीक आफ्टर kidney transplantation, a client develops a temperature of 101 degree Fahrenheit. The blood pressure is elevated and there is tenderness. यहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलती है ट्रांसप्लांट किडनी में। द सीरम क्रिएटिनिन इज राइजिंग, यूरिनरी आउटपुट इज डिक्रीजिंग, मतलब जो यूरिनरी आउटपुट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होने लग गया है, ठीक है। इसके बाद में एक्सरे में इंडिकेट करता है कि जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो इलार्ज हो गई है। इन असेसमेंट फाइंडिंग्स के बेसिस पर नर्स जो है क्या चीज़ प्रोग्राम लगाएगी, ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी देनी चाहिए। एक्चुअली में एंटीबायोटिक थेरेपी देने से क्या होता है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का अपन क्या कर सकते हैं, मतलब जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया वगैरह उनमें यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे है कि किडनी इलार्ज होगी तो उसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो एंटीबायोटिक थेरेपी से क्या है, कुछ नहीं होने वाला। पेरिटोनियल डायलिसिस, तो यहाँ पे क्या होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस भी अपन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी अपने सर्जरी करी जिसमें अपन ने किडनी को ट्रांसप्लांट किया है, तो पेरिटोनियल डायलिसिस भी यहाँ पे अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरा है रिमूवल ऑफ द ट्रांसप्लांट किडनी, तो यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट किडनी को है उसको रिमूव कब करते हैं अपन, जब 48 आवर्स की बात होती है, मीन्स जैसे अपन ने ट्रांसप्लांट किया और 48 घंटे के अंदर जो है अपन को सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तब अपन जो है ट्रांसप्लांट किडनी को रिमूव करते हैं। बट यहाँ क्या बात हुई है, वीक, तो वीक पे अपन जो है ट्रांसप्लांट किडनी को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा कि जो इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी है उसको अपन को क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज़ कर देना चाहिए। अब देखिए क्विक रिव्यू देख लेते हैं ट्रांसप्लांट किडनी का। अब पर्सन जो है वो एक्यूट किडनी इंजरी का है और वहाँ पर जो है लेट स्टेज में जा चुका है, या CKD का है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या फिर पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है। इन तीनों ही कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ता है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है अगर हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। मीन्स तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इरिवर्सिबल किडनी फेलियर में अपन को ये परफॉर्म करना पड़ता है। दूसरी बात, जो रेसिपिएंट है जिसने रिसीव करी है उसको जो है पूरी लाइफ टाइम जो है इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग डोनर्स हो सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जैसे क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव पर कि यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। और जहाँ पे भी अपन ने ग्राफ्ट किया है, देखिए
जहाँ पे भी अपन ने ग्राफ्ट किया, जैसे यहाँ पे ग्राफ्ट किया फ्लांक रीजन में, तो यहाँ पे अपन को जो है पेन और टेंडरनेस जो है फील होने लग जाता है। इसके अलावा बॉडी का जो वेट है वो 24 आवर्स के अंदर 1.5 kg इसके आसपास जो है वेट गेन होने लग जाता है। इसके अलावा एडिमा, हाइपरटेंशन होने लग जाता है क्योंकि फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो रहा है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस का मतलब होता है कि जो क्रिएटिनिन लेवल है सीरम में वो बढ़ने लग जाता है क्योंकि वो क्रिएटिनिन जो है वो किडनी से बाहर नहीं जा रहा है। इसके अलावा इन्फेक्शन के केस के अंदर या फिर यहाँ पे जो है WBCs क्या हो जाती है, एलिवेट होने लग जाती है। इसके अलावा रिजेक्शन को कंफर्म किया जाता है बायोप्सी और अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर। अब रिजेक्शन में 3 टाइप के हैं, देखिए हाइपर एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक। अब हाइपर एक्यूट रिजेक्शन के अंदर तो क्या होता है कि ये रिजेक्शन जो है ट्रांसप्लांट के बाद 48 आवर्स के अंदर अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, 48 आवर्स के दिन जो है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन देखने को मिलेगा और जैसे ही अपन को दिखेगा इसमें अपन क्या करेंगे, इंटरवेंशन रिजेक्टेड किडनी को रिमूव कर देंगे। एक्यूट रिजेक्शन में क्या होता है, ये अपन को विदिन 1 वीक में देखने को मिलता है और ये जनरली अपन कह रहे हैं कि 1 वीक में, इसके बाद में ये ट्रांसप्लांटेशन के बाद में कभी भी देखने को मिल सकता है, बट यूजुअली ये विदिन 1 वीक में अपन को देखने को मिलता है। और इंटरवेंशन में अपन क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव जो थेरेपी चल रही है उसको अपन जो है इंक्रीज कर देते हैं। फिर लास्ट आता है क्रोनिक रिजेक्शन। इसमें क्या होता है, अपन को कुछ महीनों से लेकर साल भी लग जाते हैं। तो इसका इंटरवेंशन एक तो क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी को इंक्रीज़ करना और साथ में अपन क्या कर सकते हैं, डायलिसिस यूज़ कर सकते हैं अगर प्रिस्क्राइब है डॉक्टर से। तो ये 3 टाइप के रिजेक्शन जो है देखने को मिलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है पेरिटोनियल डायलिसिस का, कि नर्स जो है वो उसमें डायबिटिक पेशेंट का क्लाइंट है और वहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस का अपन ने कराया है। द नर्स टेल्स दैट द क्लाइंट दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रिस्क्राइब ड्वेल टाइम। ये जो ड्वेल टाइम है वो प्रिस्क्राइब नहीं होना चाहिए फॉर डायलिसिस बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन, मतलब कौन सी कॉम्प्लिकेशन की रिस्क देखने को मिल सकती है। यहाँ पे याद रखें डायबिटिक मेलिटस का पेशेंट है, पेरिटोनाइटिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया और डिस्लिपिडेमिया। तो यहाँ से क्या आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। देखिए पेरिटोनियल डायलिसिस है तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, बट यहाँ ड्यूअल टाइम से रिलेटेड और डायबिटिक पेशेंट है। देखिए इसका इंटरवेंशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखिए पेरिटोनियल डायलिसिस में होता क्या है, ये हीमोडायलिसिस से कैसे अलग है। यहाँ पे क्या होता है, अपन को किसी भी मशीन की जो है जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी तरफ काम करती है, SPM मीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और वो क्या करती है, और इस जो पेरिटोनियम है इसके आसपास जो होते हैं वो क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज हो गई और ये SPM की तरह काम करती है। हमें क्या करना है कि जो डायलाइजर बैग है जिसके अंदर डायलाइजर फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को अपन को किस में एंटर करना है, ये कैथेटर के द्वारा इसको जो है पेरिटोनियम में जो कैविटी वहाँ पे डाल दिया और ये डायलाइजर सॉल्यूशन जो है वो इसमें एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, डायलाइजर से ये इसमें एंटर हो गया, ये एंटर हुआ। एंटर होने के बाद में वही प्रोसीजर डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, हमने क्या करा है, जो नीचे ड्रेनेज बैग है यहाँ पे जो अपन क्लैम्प दिख रहा है वो क्लैम्प कर दिया अपन ने। ठीक है, अब जो फ्लूइड है वो यहाँ से इसमें पेरिटोनियम में जा रहा है। जाने के बाद में यहाँ पे क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज है, सॉरी, वही आर्टरी वेन का जो मिलाप है वो क्या है, कैपिलरीज है छोटी छोटी। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो फ्लूइड आ गया। ठीक है, मेरे पास कौन सा फ्लूइड आ गया, डायलिसिस फ्लूइड। इस पेरिटोनियम के अंदर डायलिसिस फ्लूइड आ गया, ये फ्लूइड आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा, सबसे पहले कि ये मेरी आर्टरीज है। ठीक है, ये आर्टरी सप्लाई ज़्यादा है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वही डिफ्यूज़न होगा और वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे इसमें आ जाएंगे। और इसके अंदर क्या होगा, ऑस्मोसिस से जो है आर्टरीज के अंदर वो ब्लड वापस चला जाएगा। मीन्स जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट आए इस पेरिटोनियम के अंदर, और जो डायलाइजर सॉल्यूशन है वहाँ से क्या हुआ, ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोटिक रेडिएट डिफरेंस है, तो ये ब्लड के अंदर चला जाएगा, मीन्स वेन के अंदर चला जाएगा। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है फ्लूइड जो है वो अपने ब्लड में चला जाएगा। और जो वेस्ट है वो अपन ने अब क्या करा, ऊपर वाला क्लैम्प तो कर, ऊपर ये इसको क्लैम्प कर दिया और नीचे वाले क्लैम्प को खोल दिया। तो ये जो यहाँ पे ड्रेनेज था, ठीक है, जो वेस्ट था डायलाइजर सॉल्यूशन वाला, अब जो वेस्ट बचेगा वो इसके द्वारा इस बैग में आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके ड्वेलिंग टाइम की। ठीक है, तो ड्वेलिंग टाइम में क्या होता है, यहाँ पे जो ड्वेलिंग टाइम है वो 30 मिनट से लेकर 8 घंटे तक हो सकता है। 30 मिनट 8 ड्वेलिंग टाइम का मतलब होता है कि ये जो फ्लूइड अपन ने डाला है पेरिटोनियम में, ये कितना रह सकता है, 30 मिनट से लेकर 8 घंटे तक यहाँ पे अपन उसको होल्ड करके रख सकते हैं। अब वही सेम है यहाँ पर डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, और जो वेस्ट है वो इस ड्रेनेज बैग में आ जाता है। ठीक है, ये था अपना क्या, पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं अपन, कि जो अपन क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे डायबिटिक मेलिटस का पेशेंट है और फ्लूइड के अंदर अपन को पता है डायलिसिस सॉल्यूशन में इंसुलिन भी है और ग्लूकोज भी है।
अब अपन ने मान लिया कि ग्लूकोज और इंसुलिन जो है वो नॉर्मल पर्सन में डालते हैं उतना ही इसमें डाला है, तो यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया की क्या होती है, रिस्क होती है। तो अपन को डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन की एक्स्ट्रा डोज जो है अपन को डालनी चाहिए ताकि अपन इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा जो पेरिटोनियल, अब देखिए पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर ये पेरिटोनियम है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो यहाँ पे पेरिटोनाइटिस की जो है रिस्क सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक एज यूजुअल क्वेश्चन आता है कि हीमोडायलिसिस के अंदर तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो तो होती है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, और हीमोडायलिसिस में कौन सी होती है, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, ये रिस्क होती है जब एसेप्टिक टेक्निक को अपन जो है पूरी तरह से यूज़ नहीं करते हैं। अगर किडनी फेल है तो हाइपरफॉस्फेटेमिया देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम अपन को हीमोडायलिसिस में देखने को मिलता है। देखिए इसके अलावा जो ड्रेनेज अपन ने अभी देखा था कि ड्रेनेज बेग देखा था हीमोडायलिसिस में, उसका नॉर्मल कलर जो है वो क्या होता है, क्लियर और कलरलेस होता है। बट अगर वो क्लाउडी हो जाए तो वो किसको इंडिकेट करेगा, पेरिटोनाइटिस को। इसके अलावा ब्राउन कलर हो जाए तो वो बाउल परफोरेशन को बताएगा। अब देखिए WW याद रखेंगे कि अगर बाउल परफोरेट होगा तो कैसे कलर आ जाएगा, ब्राउन आ जाएगा, और जब ब्लैडर परफोरेट होगा तो यूरिन अपन को बताया कि पीला होता है, तो यहाँ पे पेल येलो कलर अपन को देखने को मिल जाएगा। कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस होती है। इसके अलावा ब्लैडर परफोरेशन है, बाउल परफोरेशन ये हो सकता है, ब्लीडिंग वगैरह अपन को देखने को मिल सकती है। अब ये कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब होगी, कब अपन पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करा सकते हैं। जनरली अपन जब पेरिटोनाइटिस की कंडीशन होती है, जैसे अपन को पता है कॉम्प्लिकेशन यही है, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन भी क्या है, यही है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब इसमें अपन इसको यूज़ नहीं करेंगे, या अभी अपनी कोई एब्डोमिनल या ब्लैडर सर्जरी हुई है, या फिर डायबिटिकुलाइटिस की कंडीशन है। ठीक है, ये था अपना पेरिटोनियल डायलिसिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि यूरोलिथियासिस मतलब जो यूरिटर है वहाँ पे क्या है, स्टोन फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रासिस है, सीवियर बैक पेन हो रहा है, हेमेचूरिया की कंडीशन है। द नर्स एंटिसिपेट विच ट्रीटमेंट विल बी डन टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इसको कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि ऑब्स्ट्रक्शन को अपन क्या कर सकें, रिलीव कर सकें। तो अपन को उसमें जो है एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर है। देखिए पहले अपन बात करते हैं डिजीज़ की, फिर अपन बात करते हैं इसके रेशनल की। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो डिजीज़ है उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो यूरिथ्रा है, यहाँ पे क्या स्टोन फॉर्मेशन है, तो जो ब्लैडर में यूरिन है वो आगे नहीं जा पाएगा, तो ब्लैडर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। फुल होने के बाद में क्या होगा, इस यूरिटर के द्वारा ये जो भी यूरिन है वो कहाँ इकट्ठा होने लग जाएगा, किडनी के अंदर। किडनी में भी जो पेल्विस वाला पार्ट है वहाँ पे क्या हो जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है। देखिए पेल्विस वाला पार्ट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये पेल्विस, और यहाँ पे क्या है, ये कैलिसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है, और डिजीज़ को अपन ये कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मान लिया कि अभी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है बट ये यूरिटर जो है वो पेटेंट है, तो हमने क्या करा, एक नेफ्रोस्टोमी ट्यूब जो है उसको अपन ने किडनी में डाला। ठीक है, किडनी में डाल कर वहाँ से डायरेक्ट क्या कर दिया, यूरिन को इसमें अपन ने कैथेटर बैग में कलेक्ट कर लिया। अब कंडीशन देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ जो है इसमें भी ब्लॉकेज आ गया, तो क्या ये चीज़ यूज़फुल हो पा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन इसको ऐसे समझेंगे कि ये तो अपन ने किया, बट इसमें जो यूरिटर है इसकी पेटेंसी या फिर इसमें स्ट्रक्चर ना हो जाए। ठीक है, ये अगर क्योंकि यहाँ से यूरिन बहेगा नहीं और मान लें कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, मीन्स यहाँ पे जो है ये यूरिथ्रा जो है वो नेरो होने लग जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें स्टंट डालते हैं। स्टंट देखिए यहाँ पे ये अपन ने यूरिटर में स्टंट डाला, ताकि अपन क्या कर रहे हैं, जैसे ब्लैडर डिस्टेंशन है उसको तो अपन ने खाली नहीं किया, अपन ने अभी पहले क्या किया था, यहाँ पे अपन ने जो है नेफ्रोस्कोपी ट्यूब डलाई और यहाँ पे किडनी को खाली किया था। बट अगर ब्लैडर के अंदर यूरिन है तो उसका अपन क्या करेंगे, ठीक है, ब्लैडर डिस्टेंशन होगा तो पेन फील होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टंट डाल देंगे। ये देखिए ये क्या है, यूरिटर स्टंट है, जिससे क्या होगा, ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो कहाँ चला जाएगा, किडनी में, और यहाँ से नेफ्रोस्टोमी ट्यूब कनेक्ट है और यहाँ से बॉडी से वो यूरिन बाहर चला जाएगा। स्टंट डालने के एक फ़ायदा और क्या है कि ये जो अपना यूरिटर है ये स्ट्रक्चर को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। देखिए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए हाइड्रोनेफ्रोसिस में कि क्या होता है कि जो नॉर्मल यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है, रीनल पेल्विस और कैलिसिस में क्या हो जाता है, डिस्टेंशन होने लग जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्टोन फॉर्मेशन है, ट्यूमर है, या फिर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में BPH जो अपन ने बढ़ा, उन सब की वजह से क्या होता है, नॉर्मल यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। अब साइन सिम्टम में क्या होगा कि पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, हेडेक। इसके अलावा क्या होता है कि जहाँ किडनी प्रेजेंट होती है, किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, जनरली डायफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ, जो फ्लांक एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, पेन जो होगा वो कहाँ रेडिएट होने लग जाएगा, रेडिएट होने लग जाएगा ग्रोइंग रीजन के अंदर। ठीक है, ये कुछ साइन सिम्टम्स है इसके मेन। इसका इंटरवेंशन में अपन नेफ्रोस्कोपी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं,
ठीक है, और सर्जिकल प्रोसीजर से ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कि पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे। तो एक्चुअली डायलिसिस अपन कब करते हैं, जब किडनी फंक्शनल नहीं है या किडनी फंक्शनल है तो अपन ए नहीं करेंगे। दूसरा है यूरिनरी स्टोन को एनालाइज करना। यूरिनरी स्टोन को निकालने के बाद एनालाइज किया जा सकता है, बट ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने का इसमें कोई काम नहीं है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। ओपियोइड एनाल्जेसिक देना, ओपियोइड एनाल्जेसिक अपन पेन कंट्रोल कर सकते हैं पर ऑब्स्ट्रक्शन को नहीं हटा सकते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, एक तो नेफ्रोस्टोमी ट्यूब को अपन को इंसर्ट करना है, दूसरा यूरिटर स्टंट को जो है प्लेस करना है यूरिट्रोस्कोपी के साथ। देखिए डायग्राम अपन ने यहाँ पे देख लिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जो है बीपीएच का जो है अर्ली सिम्टम कौन सा है, ये अपन को बताना है। तो देखिए बीपीएच डिजीज़ के बारे में अपन ने जो है वो पढ़ ही लिया था, बट यहाँ पे देखिए ऑप्शन है नोक्चूरिया, स्क्रोटल एडिमा, ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन या डिक्रीज फोर्स इन द स्ट्रीम ऑफ यूरिन। तो जब भी बीपीएच की कंडीशन होती है तो वहाँ पे जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है कि पर्सन की जो यूरिनरी स्ट्रीम होती है उसका फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। ये तो क्या है, अर्ली साइन है। अब मैं बात करता हूँ इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है। तो इसके अलावा जो आपको नोक्चूरिया दे रखा है ये भी अपन को देखने को मिलता है, बट ये अर्ली साइन नहीं, ये एक वन ऑफ द साइन है। इसके अलावा यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, पर्सन के अंदर नोक्चूरिया कंडीशन देखने को मिलती है, या वह पर्सन जो है वो यूरिनेशन को स्टार्ट करने में क्या होता है, एबल नहीं होता है, या फिर स्टार्ट कर देता है तो उसको कंप्लीट करने में एबल नहीं होता है, इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है। कुछ कंडीशन इसकी वजह से क्या होती है कि जो ब्लैडर है वो उसमें क्या हो जाता है, डिस्टेंशन होने लग जाता है। जो अपना ब्लैडर है वो क्या होगा, पूरी तरह से खाली नहीं होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंशन अपन को देखने को मिल जाता है। अब लेटर साइन की बात करें कि लेटर साइन क्या क्या हो सकते हैं, तो लेटर साइन में क्या होता है कि पर्सन जब यूरिनेट करने जाता है उसके बाद में क्या होगा, पोस्ट वॉइडिंग ड्रिबलिंग देखने को मिलती है। मीन्स यूरिनेशन करने के बाद में भी क्या है, बूंद बूंद जो है यूरिन गिरती रहती है उसके, ठीक है। पोस्ट वॉइडिंग ड्रिबलिंग जो है अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। ये था अपना बीपीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन कि यहाँ पे जो है नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम द डायलिसिस यूनिट फॉलोइंग मतलब हीमोडायलिसिस का केस है और वहाँ से वो लौट के आया है और क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको नोज़िया, हेडेक और एक्सट्रीमली रेस्टलेस है। तो इनमें से कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा। क्लाइंट को मॉनिटर किया जाएगा, हेड एंड को एलिवेट किया जाएगा, फिस्टुला साइड को असेस किया जाएगा, ड्रेसिंग को, या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई किया जाए। देखिए सिम्टम्स किसके हैं, ये डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के। तो इस केस में अपन को करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली थी कि फिस्टुला क्या होता है और ग्राफ्ट क्या होता है। एक्चुअली में यहाँ पे जो अपन ग्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो अपन ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है, इसका जो ओरिजिन होता है वो एक तो बोवाइन ओरिजिन होता है। बोवाइन मीन्स जो काऊ होती है, गोट होती है, वहाँ से अपन इसका सोर्स होता है। दूसरा होता है जो अपना पिग होता है, वहाँ से जो है अपन इसको लेते हैं, जिसको अपन क्या कहेंगे, स्वाइन, ठीक है, स्वाइन। एक तो पिग सोर्स होता है इसका ग्राफ्ट का, और एक जो होता है बोवाइन होता है। जनरली अपन मोस्ट कॉमनली बोवाइन को ही यूज़ करते हैं। देखिए ये इसमें था कि डिस्फिगरेशन सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें अपन अचानक से सॉलिड को रैपिड रिमूवल करते हैं, जिसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा होता है और अपन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में बता रखा है, जिसमें सीरम पोटेशियम लेवल 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के आसपास है। तो नर्स को जो है इनमें से कौन सा प्रायोरिटी एक्शन करना चाहिए, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, नॉर्मल कितनी होती है 3.5 से 5 होता है। मीन्स ये क्या है, हाइपर कैलेमिया केस है। मीन्स तो यहाँ पे क्या होगा, अपना डिसरिदीमा देखने को मिलेगा, इसलिए क्लाइंट को अपन जो है कार्डियक मॉनिटर पे डालते हैं। इस केस में अपन को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है नोटिफाई करना पड़ता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए कि एनपीओ पर रखा जाएगा, बट यहाँ पे इस पर जो है पर्सन को या क्लाइंट को नथिंग पर माउथ पर रखने की कोई नीड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। फिर है रिव्यू द क्लाइंट्स मेडिकेशन टू डिटरमाइन इफ एनी कंटेन और रिटेन पोटेशियम। सही है, क्योंकि अपन को पता है कि हाइपर कैलेमिया है और पर्सन ऐसे ड्रग ले, जैसे पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक होती है, इसमें पोटेशियम क्या होता है, रिटेन हो जाता है, और हाइपर कैलेमिया पहले से है, तो अपन को ऐसी मेडिकेशन को रिव्यू कर लेना चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा 500 ml जो है दिया जाता है, ताकि अपन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर सकें। ये कंडीशन अब यहाँ पर डाइल्यूट, अब मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट जो अपन हाइपर कैलेमिया कंडीशन डाइल्यूट तो नहीं हुआ और फ्लूइड ओवरलोड हो गया बॉडी में, तो उस चीज़ को इस हिसाब से अब ई ऑप्शन भी हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इंटरवेंशन कि जो मैंने बताया सेम वही इंटरवेंशन है। अब बात कर लेते हैं एक बार क्विक रिव्यू ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी की। एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर अपन क्या क्या अपन को देखने को मिलता है और ये कैसे होता है। देखिए एक्यूट किडनी इंजरी जो होती है उसमें क्या होता है कि जो किडनी के फंक्शंस होते हैं
वो क्या होते हैं, रैपिड लॉस होता है उसका, मतलब एकदम से क्या होती है किडनी की जो फंक्शन है, खासकर क्या फिल्टर करना वेस्ट प्रोडक्ट को, वो क्या हो जाता है, वो काम करने बंद कर जाती है, मतलब धीरे उसका क्या हो जाता है, रैपिड लॉस होता है। पहला ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पे अचानक से और रैपिड लॉस होता है किडनी फंक्शन का। बट दूसरी खास बात यहाँ पे है कि ये कंडीशन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। मीन्स इसको जो है अपन ट्रीट कर सकते हैं अगर अपन को शुरुआत में या जल्दी अपन को पता लग जाता है। मीन्स अगर ये बात करें तो ये टोटली ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन कैसी है, रिवर्सिबल है। मीन्स यहाँ पे जो है वापस फंक्शंस को जो है वापस किया जा सकता है पूरी तरीके से। एक चीज़ तो अपन यहाँ पे ये ध्यान रखें। उसके बाद में अपन ने यहाँ पे कोजेज़ की बात करी है, जिसमें प्री रीनल कोज है, रीनल कोज है, पोस्ट रीनल कोज है। प्री रीनल पोस्ट रीनल इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये होता है कि देखिए प्री रीनल मतलब इस किडनी से आने से पहले, इस किडनी में आने से पहले क्या होगा, हार्ट है। मीन्स हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड अपन यहाँ समझे तो क्या हो सकता है कि एक तो क्या हो सकता है कार्डिक फेलियर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है एरिथमिया की कंडीशन है, ब्रेडिकार्डिया है, ये सारी कंडीशन कार्डिक एब्नॉर्मलिटी में आती है। इसके अलावा जो हाइपोवोलेमिया है, मीन्स यहाँ पे जो इसके पास पहुँचने वाला ब्लड है वो क्या है, कम है। मीन्स हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, क्या है, हाइपोवोलेमिया। अब ये हाइपोवोलेमिया के अलग अलग कारण हो सकते हैं। हाइपोवोलेमिया डायरिया की वजह से हो सकता है, सीवियर वोमिटिंग की वजह से हो सकता है, या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, बर्न इंजरी की वजह से होता है। इन सभी कारण की वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स हाइपोवोलेमिया देखने को मिल सकता है। ये सारी कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि रीनल कोज की, मतलब इस किडनी से रिलेटेड। तो इस किडनी में क्या हो सकता है, इस किडनी में जैसे अपन कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, या फिर किडनी से रिलेटेड डिजीज जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या फिर पाइलोनेफ्राइटिस है, रीनल एब्सेस है, किडनी के अंदर कोई कार्सिनोमा है, या फिर किडनी में जो है स्टोन है, मीन्स नेफ्रोलिथियासिस की कंडीशन, ये सारे क्या हो सकते हैं, रीनल कोज हो सकते हैं। इसके बाद में जैसे पोस्ट रीनल, रीनल के बाद तो जैसे ये क्या है, यूरिटर है, तो ये यूरिटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर आगे यूरिथ्रा है तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, जैसे यूरिथ्रा के अंदर यूरिथ्रा स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है, प्रोस्टेटिक कैंसर है, बीपीएच की कंडीशन है, ब्लैडर में ट्यूमर हो जाए, ये सारे क्या हो सकते हैं, पोस्ट रीनल कोज हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जो GFR की रेट होती है वो क्या हो जाती है, 65 ml पर मिनट के आसपास जो है पहुँच जाती है, और नॉर्मल कितनी होती है अपनी 125 ml पर मिनट। तो यहाँ पर GFR देखिए आप, अप्रोच जो है वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होती है। अब यहाँ पे जो है इसके इंटरवेंशन तक अपन नहीं जाएंगे, अपन बस यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये होता क्या है। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि अपन को हाइपर जैसे इसके अलग अलग फेस होते हैं, 3 फेस होती है इसकी, ओलिगो यूरिक फेस है, डायूरेटिक है, और रिकवरी फेस है, ठीक है। इन 3 फेस होती है इसके अंदर। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की अगर बात करें तो अपन को यहाँ पे जनरली हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है, जो अपन ने अभी क्वेश्चन में देखा कि अपन को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक तो हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है ओलिगो यूरिक फेस के अंदर। इसके अलावा हाइपोकैल्शियम, मतलब यहाँ पे जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फॉस्फोरस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए कैल्शियम फॉस्फोरस तो अपन को पता है अपोजिट चलते हैं अप्रोक्स, तो यहाँ पे अगर कैल्शियम कम है तो फॉस्फेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो सोडियम लेवल है वो नॉर्मल कंडीशन में या फिर हाइपोनेट्रिया में देखने को मिल जाएगा। GFR कम है ही। इसके अलावा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी क्या हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। ये सारे अपन किस में देख रहे हैं, ओलिगो यूरिक फेस में। डायूरेटिक फेस में क्या होगा, डायूरिसिस की कंडीशन बढ़ेगी, मीन्स वहाँ पे क्या होगा, यूरिन आउटपुट अब इंक्रीज होने लग जाएगा, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ, वहाँ कंडीशन की अब थोड़ी बहुत सुधार देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए जो अगली फेस आती है डायूरेटिक फेस, वहाँ पे अपन को उल्टा देखने को मिलता है, वहाँ पे अपन को हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रेमिया में सोडियम की मात्रा भी कम हो जाएगी, और हाइपोवोलेमिया देखने को मिलता है। और लास्ट फेस होती है रिकवरी फेस, जहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। कंप्लीट रिकवरी में जो है कम से कम 1 से 2 साल अपन को लग जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर अपन इसमें एक पॉइंट और देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो साइन सिम्टम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसके रिटेंशन की वजह से जो है अपन को देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सन को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कशन में इंक्लूड किया जाएगा वो अपन को बताना है। तो पहला ऑप्शन है हीमोडायलिसिस, और उसके बाद में है पेरिटोनियल डायलिसिस, तीसरा ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट, और फोर्थ है बायलेटरल नेफ्रेक्टोमी, इंटेंस इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है, देखिए पॉलीसिस्टिक किडनीज में क्या होता है, ये किडनीज के अंदर जो है सिस्ट बन जाती है, ठीक है। और ये सिस्ट जो होती है
इसकी सिस्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो ये सैक इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। ऐसे जो है एक किडनी में 1000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से किडनी क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, इनलार्ज हो सकती है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो रप्चर भी हो सकता है, जिसकी वजह से अपन को इन्फेक्शन वगैरह है, स्कार टिश्यू है या नेफ्रॉन जो होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज होने लग जाती है। ठीक है, फाइनली अगर ये किडनी डिजीज़ होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज़। ये आप याद रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ अगर किसी में हो रही है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, आगे जाके क्रोनिक किडनी डिजीज़ में वो कन्वर्ट होगा। और क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो वहाँ पर अपन को पता है कि अपन को वहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, हीमोडायलिसिस वगैरह इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अपन यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखें कि यहाँ पे अपन हीमोडायलिसिस करा सकते हैं बट पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिस्ट जब रप्चर होगी या फिर जब फ्लूइड भर जाएगा पेरिटोनियम में या पस फॉर्मेशन या इन्फेक्शन हो जाएगा तो पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कराएंगे, क्योंकि फिर पेरिटोनाइटिस होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर अपन जो है पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कराते हैं, यहाँ पर हीमोडायलिसिस कराते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप देखिए कि ये 2 टाइप का होता है, एक इन्फेंटाइल होता है और इन्फेंटाइल होता है और एक अडल्ट होता है। अब इन्फेंटाइल और अडल्ट में क्या अंतर होता है? इन्फेंटाइल और अडल्ट में अंतर होता है कि जो इन्फेंट होते हैं उनमें तो क्या होता है कि ये जैसे बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो है ये इन्फेंट के अंदर आप देखिए ये इन्फेंट के अंदर एक इनहेरिटेड कंडीशन होती है। और कैसी होती है ये, ऑटोजोमल रिसेसिव। कैसे होती है? ऑटोजोमल रिसेसिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव कैसे ट्रेट होती है? इन्फेंट के अंदर जो पॉलीसिस्टिक डिजीज़ होती है वो ऑटोजोमल रिसेसिव होती है, जबकि एडल्ट के अंदर ये कैसी होती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट होती है। एक डिफरेंस अपन को ये याद रखना है। और जब इन्फेंट में होता है तो कुछ ही महीनों बाद जो है इसकी डेथ होने लग जाती है, जबकि एडल्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडल्ट जो है उसमें सिम्टम जो है 30 से 40 ईयर्स एज के बाद देखने को मिलते हैं, उससे पहले क्या होते हैं, एसिम्टोमेटिक होती है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन भी क्या है, एडल्ट मीन्स जो एडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है वो क्या है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर देखिए कि इन्फेंट वाला जो होता है उसमें जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो किडनी के अलावा अपन को लीवर में भी देखने को मिलता है। और ये कंडीशन कैसी होती है, फेटल होती है। इन्फेंट जो है वो आफ्टर बर्थ कुछ महीने बाद ही जो है उसकी डेथ देखने को मिलती है। साइन सिम्टम की यहाँ पे बात करें तो देखिए कि यहाँ पे जो फ्लैंक एरिया है, मीन्स जहाँ पे ये किडनी प्रेजेंट होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्लार्जमेंट हो ही रहा है तो वहाँ पर्सन क्या करता है, जो कोई भी एक्टिविटी होती है उसके साथ क्या होगा, उसका जो एब्डोमिनल पेन है वो क्या हो जाता है, वर्स होने लग जाता है एक्टिविटी के साथ। और जब पर्सन लेटता है तो वो क्या हो जाता है, रिलीव होने लग जाता है। अब इन्फेक्शन है तो फीवर वगैरह चिल्स अपन को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूटीआई मीन्स यूट्राइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मीन्स बार बार पर्सन को जो है यूटीआई होता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप देखिए क्लिनिकल फीचर में कि अपन को यहाँ पे हिमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया और पाईयूरिया देखने को मिलता है। पाईयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन जो होता है उसमें पस या WBCs की मात्रा देखने को मिलेगी जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे पाईयूरिया, प्रोटीन यूरिया और हिमेचूरिया अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है। अब किडनी क्या है, इनलार्ज है। किडनी क्या है, इनलार्ज है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपन को जो है एब्डोमेन रीजन के अंदर जो है पाल्पेट होगी मास की फॉर्म में। ठीक है, एब्डोमेन मास की फॉर्म में अपन को ये पाल्पेट होने लग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो पेन मेडिकेशन के अंदर जो है अपन NSAIDs को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, NSAIDs जो ड्रग्स होती हैं उनको जो है पेन ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरह से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ड्राई हीट को यूज़ किया जाता है। ड्राई हीट जो होती है उसको अपन एब्डोमेन और फ्लैंक एरिया जहाँ पे ये किडनी है वहाँ पर लगाते हैं ताकि कंफर्ट के लिए, क्योंकि सिस्ट जो होता है वो इन्फेक्टेड है तो अपन वहाँ पर अपन जो है ड्राई हीट जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कॉन्स्टिपेशन के लिए अपन यहाँ पे जो है जो भी अपने स्टूल जो है उसके लिए स्टूल सॉफ्टनर वगैरह है, फाइबर रिच डाइट वगैरह ये अपन देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। तो क्वेश्चन अपना यहाँ पे था कि हीमोडायलिसिस की पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट जो है इंक्लूड किया जाना चाहिए डिस्कशन में। तो देखिए हीमोडायलिसिस अपन करेंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कराएंगे क्योंकि वहाँ पे क्या है, पेरिटोनाइटिस होने की रिस्क हो सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट अपन को कराना पड़ेगा या बायलेटरल नेफ्रेक्टोमी भी अपन कराते हैं। इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रांसप्लांट अपन ने नहीं कराई है, अपनी खुद की किडनी है तो वहाँ पे इम्यूनोसप्रेशन का कोई रोल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक तो हीमोडायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट और बायलेटरल नेफ्रेक्टोमी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट
कि इसमें मेल क्लाइंट इसमें क्या होता है, यूरिथ्राइटिस का डायग्नोसिस मीन्स यूरिथ्रा जो है उसका इन्फ्लामेशन है। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसऑर्डर, मतलब इसमें किस मैनिफेस्टेशन जो है डिसऑर्डर को असेस किया जाएगा उसके बारे में बात करनी है। हिमेचूरिया, पायूरिया, डिसयूरिया, प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया अर्जेंसी, डिसयूरिया, पेनाइल डिस्चार्ज। अब पहले अपन डिजीज देख लेते हैं एक बार कि जैसे फीमेल का यूरिथ्रा है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, और मेल में यहाँ पे यूरिथ्रा का इन्फ्लामेशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो यूरिथ्रा है उसका इन्फ्लामेशन जो होता है जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर सिस्टाइटिस में जो ब्लैडर का इन्फ्लामेशन उसके साथ में भी अपन को यूरिथ्रा के अंदर जो है अपन को इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। मेल की अगर बात करें तो वहाँ पे जनरली गोनोरिया और क्लेमाइडिया इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से क्या होता है यूरिथ्राइटिस देखने को मिलता है। जबकि वुमेन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है फीमाइन हाइजीन स्प्रे, जो हाइजीन स्प्रे यूज़ करती है, या फिर जो टॉयलेट पेपर है, परफ्यूम टॉयलेट पेपर है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, स्पर्मिसिडल जेलीज हैं, या फिर जो है वेजाइनल म्यूकोसल लाइनिंग में चेंजेस होने की वजह से क्या होता है फीमेल में यूरिथ्राइटिस देखने को मिल सकता है। साइन सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल हो या मेल हो जब यूरिनेट करते हैं तो वहाँ पे जो है उसको पेन और बर्निंग सेंसेशन फील होती है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, रात के अंदर नोक्चूरिया देखने को मिलता है, वॉइडिंग में डिफिकल्टी होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देखिए कि मेल के अंदर जो डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, क्लियर और म्यूकोप्यूरिन डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और फीमेल के अंदर क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डिसयूरिया और पेनाइल डिस्चार्ज, क्योंकि अपन ने बात की है मेल क्लाइंट की, ठीक है। तो ये अपने थे आज के 10 क्वेश्चन जिसके साथ अपन ने जो है अलग अलग टॉपिक को अपन ने आज कवर किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को या वीडियो को जो है आप शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।